सो लाइफ प्रोसेस में सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेशन। इसके क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। वाई टेरेस्ट्रियल एनिमल। देखो एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जाता है बुक्स में कि अगर हम एक टैंक में वाटर टैंक में फिश को रख दें और उसमें काउंट करें कि 1 मिनट में वो कितनी बार ब्रीथिंग कर रही है, और ह्यूमन बीइंग में हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग हो रहा है इसको काउंट कर लें, दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो हाई होती है, वो ज़्यादा ब्रीथिंग करते हैं, यानी इनहेल और एक्सेल ऑफ एयर, एयर का इनटेक और एक्सेल, ठीक है ना। एयर को अंदर करना बाहर करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं, और रेट ऑफ ब्रीथिंग का मतलब 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग कर रहा है। तो एक्वेटिक एनिमल का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो हाई होता है। क्यों होता है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वेरी लो, या वेरी लेस भी लिख सकते हैं, वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर होगा, इन वाटर इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, इन द एयर। तो एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा वो बहुत ही कम होता है, इसलिए उनको ब्रीथिंग ज़्यादा करना पड़ता है अपने बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पाने के लिए, ठीक है ना। तो यही आंसर हो गया, ये लाइन बाय लाइन आपको बुक में भी मिल जाएगा आंसर। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज। जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो 4 ऑप्शन है देखो, राइबोसोम, आरबीसी, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर होगा एटीपी, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है अल्टीमेटली क्या बनाने के लिए यूज किया जाएगा, एटीपी। एटीपी क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तुमको कोई भी सामान खरीदना है तो क्या चाहिए, करेंसी चाहिए, पैसे चाहिए। वैसे ही बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे ग्रोथ प्रोसेस है, मेंटेनेंस हो, उन सभी चीज के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वहां करेंसी एनर्जी के फॉर्म में है, तो वो है एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जब ब्रेक होता है एडीपी में तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी। जिसको पता है जरा कमेंट कर देना कि एक एटीपी अगर ब्रेक होता है एडीपी में तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, एक फॉस्फेट वाला जो बॉन्ड है ब्रेक होता है तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये बुक में मेंशन है, तो मुझे आंसर लिख के बता देना कमेंट में कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विच इज ट्रू अबाउट डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के समय डायफ्राम में कौन सी प्रोसेस होती है, इनमें से 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। पहला, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई भी रिलेशनशिप डायफ्राम के साथ नहीं है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। इट फ्लैटेंस एज वी इनहेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये आपका ब्रोंकाई, और इस तरह से लंग्स है, और यहीं पर ऐसे डायफ्राम जो होता है थिक बैंड ऑफ मसल होता है ऐसे, यही आपका डायफ्राम है। देखो जब इनहेलेशन होता है यानी जब एयर अंदर आ रहा होता है तो आने से पहले क्या होता है कि डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, यानी ऐसे हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने से क्या होता है, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है और प्रेशर घट जाता है, जिसकी वजह से एयर रैपिडली अंदर की तरफ आता है। तो आंसर यही होगा, इट फ्लैटेंस एज वी इनहेल। अभी मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जब मैं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो करूंगा तो आपको मैं समझा दूंगा ये मैकेनिज्म कि डायफ्राम क्या होता है। नॉर्मली कोन शेप्ड होता है इस तरह से, ये लंग्स के बीच में ऐसे डोम शेप्ड ऐसे होता है। जब इनहेलेशन होता है यानी जब ब्रीथिंग होती है अंदर की तरफ एयर जा रहा है तो ये डायफ्राम जो डोम शेप था वो ऐसे फ्लैट हो जाता है। ये फ्लैट होगा तो जाहिर सी बात है कि थोरैकिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा और एयर रैपिडली अंदर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन नसल चैम्बर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं। मूव द एयर इन एंड आउट, भाई म्यूकस कैसे इन और आउट करेगा एयर को, ये तो गलत ही हो गया। फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि एयर जो तुम ब्रीथ करते हो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे और भी
ऐसे सबस्टेंस होंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको वो ट्रैप कर लेता है। कौन? म्यूकस। तो फिल्टर करने का काम करता है। एब्जॉर्ब O2 अगर वही एब्जॉर्ब कर लेता तो लंग्स का क्या काम था भाई? अगर म्यूकस ही एब्जॉर्ब कर लेता सारा ऑक्सीजन तो लंग्स की क्या जरूरत थी? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इनमें से कौन नहीं बनेगा? देखो ऑक्सीजन अगर होता, ठीक है, ऑक्सीजन अगर होता तो हम लोग अलग अलग केस जान रहे हैं। ऑक्सीजन अगर होगा तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, अगर नहीं है ऑक्सीजन तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहा है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। क्वेश्चन को समझना है, यानी ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल मतलब एनएरोबिक। तो एनएरोबिक में कौन सा चीज नहीं बनेगा? तो एनएरोबिक में एरोबिक वाला चीज नहीं बनेगा, यानी यही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है फॉर्म नहीं होगा, एक साथ दोनों नहीं फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। एनएरोबिक में पूछ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो इनमें से कौन नहीं बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बन सकता है किसके केस में? ईस्ट के केस में, फर्मेंटेशन। CO2 लैक्टिक एसिड, तो ये तो बनेगा ही नहीं। लैक्टिक एसिड, हाँ CO2 लैक्टिक एसिड लिखा है तो CO2 तो होना ही नहीं चाहिए, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। और लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल वैसे भी नहीं बनता है, तो यही दोनों चीज आपको देखना था इसमें, जो कि आपने देख लिया, ठीक। तो CO2 प्लस H2O एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन हमारा यही वाला होगा। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस इज। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा एनालिसिस बता देता हूं आपको, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आप एक चीज जान लो कि पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग आंसर का एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर प्रिपेयर करना। रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये जरूर पढ़िएगा भाई, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। पाइरुवेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, यानी पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है। तो अगर इस ऑप्शन को देखो तो जो पहले स्टेप में साइटोप्लाज्म लिखा है वो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जहां माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, खत्म। अब जो साइटोप्लाज्म वाले ऑप्शन है वहां देखो ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पाइरुवेट। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। इसमें भी वही चीज है। अब पाइरुवेट के बाद 3 रास्ता है यहां से। पहला जो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें, जैसे ईस्ट में हम बात करते हैं, ईस्ट में, और ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। इसमें क्या बनेगा भाई? तो फर्मेंटेशन में बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो अगर कोई पूछ ले कि प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ऑफ एनिमल्स। ये बुक में ये चीज आपको मिल जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ऑफ एनिमल्स। अगर मसल में ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या बनेगा वहां पे? तो फाइनली मिल जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये देखो 2 कार्बन कंपाउंड है और ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। अगर मसल्स में ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं है तो उस केस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वहां दर्द होने लगता है, पेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बाद में उसको थोड़े कुछ समय बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलेगा तो वो लैक्टिक एसिड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा, तो वो पेन से हम लोग को रिलीफ मिल जाएगा। और लास्ट है कि अगर ऑक्सीजन इज अवेलेबल है, ये दोनों केस हो गया जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इसको क्या बोलोगे? एरोबिक। एरोबिक में प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इसमें क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी।
देखो यहां से 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुमसे पूछेगा राइट द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो क्या लिखोगे? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया। राइट द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो क्या लिखोगे? लैक्टिक एसिड। राइट द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट चाहे एनिमल, तो क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, ये चीज कहां होता है? ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये तो मैंने इस चीज का एग्जांपल दिया। ये मसल्स में मैंने बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ऑफ एनिमल्स, यानी ऑक्सीजन नहीं है, यहां भी ऑक्सीजन नहीं है। ह्यूमन बीइंग में पूछ लेगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है राइट डाउन द पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जब पूछा जाएगा तो 2 चीज लिखना होगा। पहला स्टेप तो ये लिखोगे, कॉमन है, इसके बाद ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे। क्यों? क्योंकि पायरुवेट ब्रेक हो सकता है लैक्टिक एसिड में अगर ऑक्सीजन सफिशिएंटली सप्लाइड नहीं है मसल्स में, और अगर ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई है तो उस केस में ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलेगा। ये जो पाथवे है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, ये 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग आंसर में। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। अब हम इस एमसीक्यू को सॉल्व कर दे रहे हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इज, तो ग्लूकोज से पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बना, फिर पायरुवेट से मसल में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये बात देखो सही है, मसल में क्या बना है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और इसको देखो क्या लिखा है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज होगा, पायरुवेट फिर मसल में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, तो ये बात गलत है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो कि एमसीक्यू करें, साथ ही साथ ये लॉन्ग आंसर भी मैंने बता दिया है। अभी क्वेश्चन देखना, तो मैं अभी इसमें ऐड करूंगा, तो देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा नहीं भाई, इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, देखो राइट टू डिफरेंट पाथवे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में 2 पाथवे आपको बताना है जिससे कि ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी आपको तीनों पाथवे बताना है जैसा कि मैंने बताया था। एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ O2, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन का 3 चीज बनाना है। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट लगता है भाई बनाने में। देखो ये ग्लूकोज है, पहले किस में चेंज होगा? पायरुवेट में, और पायरुवेट से इसके पास 3 रास्ता निकलता है। पहला जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, इसमें क्या मिलेगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। दूसरा मसल्स ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं, इसमें क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और लास्ट क्या है भाई? कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब कहाँ कहाँ क्या होता है वो लिख देते हैं। देखो ये चीज होगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, ये कब होगा? एब्सेंस ऑफ O2 इन प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। ये कब होगा? एब्सेंस ऑफ O2 इन मसल्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में भी होगा। और ये कब होगा? O2 के प्रेजेंस में, यानी एरोबिक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया। जो देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों में से सेकंड वाले का ये आंसर है, लेकिन इसी में इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से बना करके करना अच्छे से। कौन कौन कितने कार्बन का है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये तो तुम देख ही रहे हो 1 कार्बन कंपाउंड है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले आप ये लिखिएगा, और इतने से नहीं होगा भाई, इसको एक्सप्लेन भी कर देना। In the very first step, glucose is break down into pyruvate in cytoplasm. ठीक, it is a common pathway for all the 3 process. After this, there are 3 pathway. In case of plant, this pathway is followed. In case of muscles of animals, if there is deficiency of oxygen, then this pathway is followed. And in case of aerobic respiration, it means if oxygen is available sufficiently, then the following pathway will take place. तो अच्छे से लिखना। नेक्स्ट आया डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन।
तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखो, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस which involves taking in and out of air. It does not involve any enzymes and biochemical reactions. ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होगा, वहां जगह है नहीं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, फिर मिटा दूंगा। रेस्पिरेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं। रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस of breakdown of glucose to yield energy। yield मतलब प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, C6H12O6 6O2 क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। देखने में ये रिएक्शन जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना सिंपल होता नहीं है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया ना, तो बहुत सारे स्टेप होंगे। यानी पायरुवेट बनने के बाद तुम सोच रहे होगे एक स्टेप में हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा स्टेप इन्वॉल्व है, लेकिन वो स्टेप तुमको आगे के हायर क्लास में पढ़ने हैं। देखो, दोनों का डिफरेंस लिख दिया गया। ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है, रिएक्शंस होंगे इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, जबकि इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। ब्रीथिंग में नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एटीपी नहीं बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर का पूछा गया है तो बहुत एक्सैजरेट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, बहुत सारे बच्चे पूरा बायोलॉजी पढ़ जाएंगे, उनको डायग्राम बनाने नहीं आएगा और कहेंगे भी कि सर हमको बायोलॉजी का डायग्राम बनाने नहीं आता है। तो भाई 10th तक कोई विषय का तुमको पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हमको ये आता है वो नहीं आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट इक्वली आना चाहिए। ठीक है ना, और नहीं आता है तो फिर तुम अपने आप को फिर एक डार्कनेस की तरफ ले जा रहे हो। ठीक है, जिस सब्जेक्ट को जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, तभी तुम्हारा रिजल्ट आता है। अब चलो इसका डायग्राम हम बनाएंगे और लेवल करेंगे। ठीक है ना, और क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो लापरवाही मत करना कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, कहीं कंपलसरी क्वेश्चन हुआ तो तुम्हारा नंबर चला जाएगा। चलो मैं मिटा के बना दे रहा हूँ, एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेना है भाई। ये नहीं कि आर्टिस्ट की तरह तुम बैठ करके पेंटिंग करने लगे, जल्दी बनाना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। चौक ले लेता हूँ, रुको। देखो, माउथ और नसल चैम्बर ये दोनों जाकर के ना फेरिंग्स पर मीट करते हैं, तो ये कॉमन पाथ होता है फेरिंग्स। इसके बाद से रास्ता बदल जाता है। इसके बाद से यहाँ से जो है फूड पाइप अलग हो जाएगा, ये आपका फूड पाइप हो गया, और इसको हम लोग कह रहे हैं विंड पाइप यानी ट्रैकिया। ट्रैकिया आ गया, और इसके बाद हम इसको बाइफर्केट कर दे रहे हैं, और यहां से आप लंग्स को जोड़ दो ऐसे। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है तो एकदम एग्जैक्ट रिजिड नहीं बनेगा ये। ठीक है ना, इसका शेप बदलता भी रहता है, ऐसा नहीं कि समझो फिक्स है शेप। इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग को दिखाने हैं, प्राइमरी ब्रोंकाइल, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाइल,
फिर ब्रोंकाइल्स दिखाएंगे और लास्ट में एल्वियोली को दिखाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना पड़ेगा, कहीं कहीं दिखा दोगे हो जाएगा। अब इधर हम लोग को ब्रांच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बस करके छोड़ दो, बहुत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज पाया जाता है, तो ये कार्टिलेज दिखाना जरूरी है, ठीक है ना। ये सी शेप्ड कार्टिलेज इसमें पाए जाते हैं। कार्टिलेज का क्या रोल होता है? ट्रेकिया हैज सी शेप्ड कार्टिलेज, सी शेप्ड कार्टिलेज। इसका फंक्शन भी जान लो क्या होता है। इट प्रिवेंट्स द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम कोलैप्सिंग, चिपकने से रुकता है ये, जिससे कि आसानी से एयर का पैसेज हो सके। ये क्या है? लैरिंग्स है, ये क्या है? फेरिंग्स है, ठीक है। और ये देखो एल्वियोली है, इसी को हम लोग बोलते हैं एयर सैक, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई प्लूरल है ना, ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाइल्स, ऐसे करके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये क्या है? लंग्स है। लंग्स स्पॉन्जी इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक में लगा दे रहा हूँ, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं लगा दे रहा हूँ इसको बस। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है, क्योंकि लंग्स कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। ये कभी डिस्टेंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा और फिर फैलेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसको कि ओवरकम करने के लिए यहाँ प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है और इसके चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये है हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ पर डायफ्राम है, देखो ये है आपका डायफ्राम, ये देखो ऐसे, दिस इज डायफ्राम, थिक बैंड ऑफ मसल विच इज इन द फॉर्म ऑफ डोम शेप। जब इनहेलेशन होता है, जब एयर अंदर की तरफ आएगा, तो ये डोम शेप जो ऐसे है ये ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इनहेलेशन होता है तो ये डोम शेप क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, ठीक है। स्टेप ऑफ इनहेलेशन भी बता दे रहा हूं इसी में। जब एयर का इनटेक होता है, ये देखो एल्वियोली और डायफ्राम का फंक्शन है, तो इसी में मैं समझा भी दे रहा हूँ, इसको देख लो, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रीथिंग कैसे होता है? तो देखो देखो डायग्राम मैंने बना दिया भाई, ये मत सोचना कि डायग्राम ही बना रहा हूँ अभी। ब्रीथिंग कैसे होता है? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि बाहर से ये क्या है? रिब्स है, जो कि इसको ऐसे सराउंड किया हुआ है। इधर भी क्या है? रिब्स है, ऐसे रिब्स के अंदर होता है ये, ठीक है। अब ज़्यादा रिब्स बनाएंगे तो गंदा हो जाएगा फिगर, इसलिए ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। रिब्स में बाहर तरफ ऐसे मसल्स होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और अंदर भी एक होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ब्रीथिंग में देखो पहले इनहेलेशन देखा जाए। इनहेलेशन कैसे होता है? तो 3 स्टेप में तुमको याद रख लेना है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ribs move upward and forward. The volume of chest cavity increases. एक चीज और लिख दूं तब इंक्रीजेज लिखते हैं, डायफ्राम का रोल यहां पे लिख दें। डायफ्राम फ्लैटेंस। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज। वॉल्यूम जब बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है, प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है। अब प्रेशर लंग्स के अंदर अगर प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो हवा अपने आप जाएगा, क्योंकि जियोग्राफी में तुम पढ़ते हो एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड।
तो एयर हमेशा किधर से किधर मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो देखो हुआ क्या, देखो ऐसे ये सारा चीज मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है, जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम लोग पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा की वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जैसे मान लो ये रिब्स है, तो बाहर से जो मसल जुड़ा होगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो नीचे से ऊपर की तरफ जुड़ा होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी ऐसे रिब्स आर मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ ऐसे जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। साथ ही साथ जो डायफ्राम है जो ऐसे डोम शेप है वो फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैटेंस, ऐसे फ्लैट हो गया। तो देखो ये फ्लैट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एयर रैपिडली रसेस इनसाइड द लंग्स। आज के बाद एक बात जान लेना अच्छे से, सांस खींचा नहीं जाता है, ठीक है ना, सांस कोई खींचता नहीं है। अक्सर तुम सुनते हो कि सांस खींचिए, सांस आप खींचते नहीं हो। एयर रैपिडली रसेस यानी हवा जाता है, दोनों में अंतर है। सांस खींचता नहीं है कोई, हवा जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि रिब्स में जो मसल्स हैं वो खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो रिब्स ऊपर जाता है, आगे जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो डायफ्राम है जो घंटे की तरह होता है यहाँ पर डोम शेप, वो फ्लैट हो जाता है। तो 4 स्टेप में आप जान लो। पहला स्टेप क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, डायफ्राम फ्लैटेंस, ठीक। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर घट गया, इसीलिए हवा जो है तेजी से अंदर की तरफ गया, तुमने खींचा नहीं, ठीक है, ओके। एयर रैपिडली रसेस इनसाइड द लंग, यही है आपका इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, अब यहां एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो लिखे हो बस उसी को लिख दो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, बाकी उल्टा लिखते जाओ। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डायफ्राम क्या था, फ्लैट हुआ था, फिर से डोम शेप हो जाएगा, डायफ्राम बिकम्स डायफ्राम बिकम्स डोम शेप हो जाएगा वापस। वॉल्यूम क्या होगा, फिर से कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज, एयर रैपिडली रसेस आउट, यानी अब यहां भी कोई कहे कि सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते नहीं है, क्योंकि प्रेशर अंदर ज्यादा हो गया, बाहर कम है, इसीलिए एयर रैपिडली बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा देखो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है। अब पूछा जाए फंक्शन ऑफ एल्वियोली, फंक्शन ऑफ डायफ्राम क्या है, तो फंक्शन ऑफ एल्वियोली होता है गैसियस एक्सचेंज, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो हार्ट से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एल्वियोली पर आकर के ही वहां पर जो ऑक्सीजन होगा ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आएगा और उसके थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्वियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और डायफ्राम का क्या रोल है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। डायफ्राम को क्या लिखोगे, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक चीज और है जो कि छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर यानी हम लोग जैसे ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन क्यों नहीं हो सकता एक मेथड जिससे कि हम ऑक्सीजन ले सकें। तो इसका रीजन जान लो, क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा दे रहा हूं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. डिफ्यूजन कैन नॉट fulfill the demand of oxygen in multicellular organism because of following reason. 2 रीजन है. पहला, the rate of diffusion is very slow. बहुत स्लो है. अब देखो कि ऑक्सीजन का डिमांड हम लोग को बहुत ज़्यादा है और अगर प्रोसेस बहुत ही स्लो है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा. एक आंकड़ा है कि ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर 3 years, 3 साल लगेगा टू ट्रेवल फ्रॉम हेड टू टो बाई डिफ्यूजन. अगर डिफ्यूजन से हम लोग के बॉडी में अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना तो एक मॉलिक्यूल को जो हेड क्या लिखना है, लंग्स लिखो, है ना, लंग्स. अगर एक मॉलिक्यूल को लंग्स से लेकर के टो तक पहुंचना हो ना डिफ्यूजन से तो 3 साल लग जाएगा. तो सोचो कि पता चले कि मसल्स वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि अब ऑक्सीजन मिलेगा. यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है. तो सर्वाइबिलिटी पॉसिबल नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का. ठीक है. दूसरा रीजन क्या है, नॉट ऑल द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर organisms are in direct contact of atmosphere. देखो अमीबा की बात करोगे ना तो अमीबा एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो सेल है डायरेक्टली कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सीधे आ सकता है. लेकिन हम लोग की बॉडी की बात करो तो जो आउटर लेयर है सेल का वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं एटमॉस्फेयर के, तो कैसे उनको ऑक्सीजन मिलेगा. तो इस वजह से डिफ्यूजन किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेथड फॉर गेनिंग ऑक्सीजन नहीं हो सकता है क्योंकि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है. और दूसरी चीज, नॉट ऑल द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, समझ में आ रहा है बात. तो ये हमारा हो गया डिफ्यूजन क्यों नहीं हो सकता है. इसके अलावा तुम पूछ सकते हो कि आखिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इतना ज़्यादा डिमांड क्यों है ऑक्सीजन का. तो जाहिर सी बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है अपना. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और इस रिएक्शन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, सिंथेसिस हो रहा है, नए नए सबस्टेंस बन रहे हैं, तब तो तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, रिपेयर हो रहा है. तो इन सभी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन एक नेसेसरी रॉ मटेरियल है. सो द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो रेस्पिरेशन का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक सब मैंने बता दिया क्वेश्चन के साथ साथ. तो आप इसको प्रिपेयर करो, जरूर करना क्योंकि बहुत इजी है इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. ठीक है ना. अब आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें ट्रांसपोर्टेशन कवर करेंगे.